हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IIT इन थिंकिंग। आज हम नीट के गेस पेपर 8 को डिस्कस करने वाले हैं और उसमें जितने भी वैराइटीज़ के क्वेश्चन हैं उनको देखने वाले हैं। हर एक चैप्टर के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे और इसी बेसिस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग सैम्पल्स ऑफ सबस्टांस इज़ द लार्जेस्ट। ये 4 सैम्पल्स दिए हुए हैं और उसमें बताना हमें नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ एटम को जो कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट होता है, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट हमें क्या करना होगा? नंबर ऑफ मोल निकालना होगा और उससे हम मल्टीप्लाई बाय अवोगाद्रो नंबर कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा? नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, गिवन वेट अपॉन उसका मॉलिकुलर वेट, मोलर मास, एटॉमिक वेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय अवोगाद्रो नंबर। तो हमें टोटल मिल जाएगा कितने हमारे नंबर ऑफ एटम से, क्या हमें मिल जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स तो ऐसे निकलेगा, नंबर ऑफ एटम इस वाले फॉर्मूले से मिल जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स W/m मल्टीप्लाई बाय N, मोल निकाल लेंगे और Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन आते हैं 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए। इसके लिए नंबर ऑफ एटम आ जाएगा हमारा W/m मतलब 4 और एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? Na अवोगाद्रो नंबर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4Na। सेकेंड ऑप्शन है 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो नंबर ऑफ एटम निकालना है तो हमें क्लोरीन का एटॉमिक वेट पता होना चाहिए 35.5 अपॉन इसका हमें क्या पता होना चाहिए, क्या दिया है गिवन वेट 71 मल्टीप्लाई Na। यहाँ सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 2Na। सी ऑप्शन अगर हम देखूँ ध्यान से तो 127 ग्राम ऑफ आयोडीन दिया हुआ है। आयोडीन का एटॉमिक वेट क्या होता है वो 127। तो नंबर ऑफ यहाँ हमें आयोडीन निकालना है तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ आयोडीन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ लिख सकते हैं, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। नंबर ऑफ आयोडीन एटम क्या हो जाएगा? W/m। इसका एटॉमिक वेट 127 मल्टीप्लाई बाय Na कर देंगे तो आ जाएगा 1Na। और लास्ट वाला जो हमारा 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, उसमें हमें मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम कैसे निकालेंगे? इसके मोल निकाल के Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 48 दिया हुआ है एटॉमिक वेट, 24 मल्टीप्लाई Na तो यहाँ 2Na। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो बोला है कि किसमें हमारा लार्जेस्ट सबस्टांस द लार्जेस्ट, किसमें सबस्टांस हमारा लार्जेस्ट होगा? तो किसमें हमारा होगा? 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह क्वेश्चन हमारे नीट के एग्जाम में काफ़ी दिखते हैं। 4 ऑप्शन देखे, हमें चारों ऑप्शन को फास्ट एकदम स्पीड मेंटेन करके क्वेश्चन को चेक करना है। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाई मोल इन मीथेन इज़, हमें बताना है। तो पहले तो हमें मीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन। तो अगर मीथेन के फॉर्मूले की बात करें तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। और इसमें बताना है, मान लेते हैं 1 मोल CH4 है तो 1 मोल CH4 में कार्बन का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो पहले CH4 में टोटल अगर मैं बात करूँ तो टोटल 5 एटम है, एक कार्बन का प्लस 4 हाइड्रोजन के एटम, और इसमें कार्बन का 1 एटम है। तो 1 मोल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो मोल परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? कार्बन के कितने मोल हो जाएंगे? अगर 1 मोल की बात करें 1, और टोटल हमारे कार्बन हाइड्रोजन मिला के 5 है एटम, तो 1/5 × 100। तो मोल परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना जाएगा? 20%। मोल पॉइंट ऑफ व्यू से 20% होगा, मास पॉइंट से नहीं, मोल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल हमारा क्वांटम नंबर का सवाल है। बोला है द 4 क्वांटम नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19। एटॉमिक नंबर 19 पोटेशियम के लिए हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के लिए कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें बताना है तो सबसे पहले पोटेशियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम? 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4s1 मतलब हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा 4s ऑर्बिटल में, तो n की वैल्यू तो 4 आ गई। तो ये 2 ऑप्शन पहले ही कट गए। अब s ऑर्बिटल के लिए, फॉर s ऑर्बिटल l की वैल्यू क्या होती है? l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए 0 होती है। तो n = 4 l = 0। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया, ऑप्शन तो हमारा ये आ गया। बाकी l की वैल्यू 0 हो गई तो m की वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। और s की वैल्यू प्लस आप माइनस आप में कोई भी रख लो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी, ऐसा कुछ एनालॉग होता नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। n = 4 l = 0 m = 0 और n = +1/2। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो पहले हमें क्या बोला? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम के लिए। तो पोटेशियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 4s ऑर्बिटल है, तो यहाँ n की वैल्यू 4 हो जाएगी।
एस के लिए एल की वैल्यू 0 हो जाएगी, एम भी 0 हो जाएगा, एस प्लस या हाफ या माइनस हाफ में से कोई एक हो जाएगा। यहाँ प्लस हाफ दिया तो ये हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर ऑफ रेडियल नोड फॉर 3p ऑर्बिटल पूछ रहा है। तो क्वेश्चन करने का तरीका सिंपल है, रेडियल नोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेडियल नोड क्या होता है? रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1। n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजिम्यूथल क्वांटम नंबर और -1 कर देते हैं। अगर मैं 3p ऑर्बिटल की बात करूँ तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा 3 -1 -1, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर इज। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर पूछ रहा है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे? तो बस सिंपल है, पहले तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इसके लिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है? हमें पता है कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, एंड टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो हमें क्या करना है? हमें इसको पीरियोडिक टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अरेंज करना है। हमारे पास 3 मेटल है, पोटेशियम, कैल्शियम और बेरिलियम। हमें पता है बेरिलियम का डाउन और 4 ऊपर होगा, और बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम, यहाँ कहीं कैल्शियम होगा, और पोटेशियम कहाँ होगा? पोटेशियम कैल्शियम के बगल में होगा। तो हमें जो 3 एलिमेंट देखने वो कौन कौन से देखने पता चल रहा होगा? एक बेरिलियम देखना है, एक कैल्शियम देखना है और एक पोटेशियम देखना है। और हमें पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब सबसे ज़्यादा यह, और लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है। तो इधर तो घट जाएगा लेकिन इधर बढ़ जाएगा। सबसे कम किसका होगा? सबसे कम तो बेरिलियम का होगा। अब पोटेशियम कैल्शियम में क्या होगा? हमने राइट चले गए तो कम हो जाएगा, मतलब पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा। पोटेशियम इज ग्रेटर देन कैल्शियम। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट ये लगेगा, लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, और हम इसको अरेंज कर लेंगे किसके ऑर्डर में? पीरियोडिक टेबल में जैसे अरेंज होता है उसके हिसाब से अरेंज करके ऑप्शन को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज ए मेटालॉइड। तो हमें मेटालॉइड के सारे एग्जाम्पल अगर याद कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन से हैं। तो मेटालॉइड के सारे एग्जाम्पल नोट कर लिया जाए। तो मेटालॉइड जो ऑल मेटालॉइड्स जितने भी हैं पीरियोडिक टेबल में उसको याद कर लो। तो मेटालॉइड्स के एग्जाम्पल क्या है? वो है हमारा, जैसे अगर मैं बात करूँ तो अगर कार्बन 13 ग्रुप से अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से होता है, बोरान होता है और यहाँ एल्युमिनियम ये नहीं होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और इधर हमारा आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलेनियम, इस तरह से हमारा ये होता है। ये हमारा होता था ये हमारा होता था। ये एलिमेंट हैं हमारे जो कि क्या है? एल्युमिनियम नहीं है। ये एलिमेंट हमारे जो हैं इस ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखो तो ये हमारे एलिमेंट क्या है? मेटालॉइड की एग्जांपल है। ठीक है, एलिमेंट का नाम क्या है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलेनियम। तो 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 ये हमारे मेटालॉइड्स हैं। तो अब इनमें देख लो कौन सा बोला मेटालॉइड नहीं है, तो स्कैंडियम तो दिख नहीं रहा है, मेटालॉइड नहीं है। लेड में मेटालॉइड नहीं है, बिस्मथ भी नहीं है क्या? टेलोरियम, टी इज मेटालॉइड। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है फॉर ए कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट A2B3 कॉन्सेंट्रेशन से द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज। इस क्वेश्चन को हमें करना है। इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा? पहले हमें इस A2B3 को तोड़ना पड़ेगा। A2B3 लिख दिया, इसको इक्विलिब्रियम में तोड़ेंगे तो किस फॉर्म में टूटेगा? 2A3 प्लस 3B-2, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट टूट गया। अब मैं बात कर लेता हूँ, इनिशियली क्या होगा? C होगा, 0 होगा, 0 होगा। कुछ टाइम के बाद C में से C अल्फ़ा कम हो जाएगा, ये 2C अल्फ़ा बनेगा, ये 3C अल्फ़ा बनेगा। अब K इक्विलिब्रियम लिखना है, तो K इक्विलिब्रियम लिखना है तो हमें क्या करना होगा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट A3+ का स्क्वायर B-2 का क्यूब अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2B3, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। A3+ की अगर मैं बात करूँ तो 2C अल्फ़ा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3C अल्फ़ा का क्यूब डिवाइडेड बाई A2B3C मल्टीप्लाई 1 - अल्फ़ा। अगर 1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन अल्फ़ा हो जाए तो ये हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करने बाद जाएगा 108C⁵ अल्फ़ा टू द पावर 5 अपॉन C। एक C से एक C को काट देंगे। अब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से आ जाएगी 108C⁴ अल्फ़ा टू द पावर 5
तो अल्फ़ा निकालना है तो अल्फ़ा टू द पावर 5 क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम 108 सी टू द पावर 4। तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा 1/5 अगर ले लेंगे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा के इक्विलिब्रियम 108 सी टू द पावर 4 1/अल्फ़ा है। तो ये हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ 10⁻⁴ मोलर OH माइनस सोल्यूशन एट 330 केल्विन इफ KW एट 330 केल्विन इस इतना दिया हुआ है। तो जो दिया है उसके थ्रू हम जाएंगे। हमें KW की वैल्यू दिया हुआ है और हमें कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, पीएच पूछ रहा था। पहले KW की वैल्यू क्या दी हुई है, KW दिया हुआ है 10⁻⁻36। क्या इससे हम PKW निकाल सकते हैं? हाँ, PKW क्या होता है माइनस ऑफ लॉग बेस 10 KW। तो माइनस ऑफ लॉग बेस 10 10 टू द पावर -13.6 क्या आ जाएगा प्लस का 13.6 ये आ जाएगा PKW। अगर PKW 13.6 आ गया, अब कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि हमें PKW के रिलेशन से और पीएच और पीएच में कोई रिलेशन होता है। हाँ, PKW जो होता है 14 के बराबर, इस तरह से अगर टेम्परेचर चेंज होने बदल जाएगा तो पीएच प्लस पीओएच के बराबर होता है। ये हमें कॉन्सेप्ट पता है, ये चेंज नहीं होना, ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। अब PKW की वैल्यू 13.6 पता है, पीएच निकालना है और पीओएच हमें पता है माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तो पीएच माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 10 टू द पावर -4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 13.6 है, ये पीएच है, या क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और पीएच प्लस 4 इजिकल टू 13.6। तो पीएच इजिकल टू क्या आ जाएगा 13.6 माइनस 4, तो पीएच क्या आ जाएगा 9.6। तो पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी 9.6। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द pK ऑफ वीक एसिड HA इज 4.5, द pH ऑफ एक्वस बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन की बात कर रहा है, ऑफ HA इन विच 50% ऑफ द एसिड इज आयनाइज। अगर 50% आयनाइज एसिड में होगा तो 50% उसका कंजुगेट बेस होगा या सॉल्ट हम बोल सकते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट अगर मैं फार्मूला पे चला हूँ तो फार्मूला क्या करता है इसका, बोलता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, या कंजुगेट बेस भी इसको बोलते हैं। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब मुझे क्या करना है, अगर 50% ऑफ द एसिड आयनाइज हो रहा है तो 50% अगर आयनाइज हो रहा है तो सॉल्ट भी 50% बचा रह जाएगा। तो इफ़ 50% ऑफ एसिड इज आयनाइज तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड को मैं क्या बोल सकता हूँ, बराबर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, 50% ये तो 50% ये। तब बस इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। क्या आ जाएगा pH इज इक्वल टू pKa तो प्लस लॉग सॉल्ट की जगह एसिड और एसिड की जगह सॉल्ट लिख सकते हैं। तो सॉल्ट और एसिड बराबर है तो सॉल्ट अपॉन सॉल्ट ऐसा लिख सकते हैं। मतलब ये 1 आ जाएगा, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log 1, और log बेस 10 1 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो pH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, pH क्या आ जाएगा, pH क्या आ जाएगा pKa के बराबर आ जाएगा। और pH pKa के बराबर आ गया मतलब pH कितना हो जाएगा 4.5, क्योंकि pKa दिया हुआ है 4.5, pKa दिया है ना 4.5, तो pH क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है pOH ऑफ एक्वस है। तो हमें ये तो पता ही है कि मेन रिलेशन जो हमारा होता है pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। अगर pH हमें 4.5 पता है तो pH कैसे निकालेंगे, माइनस करके निकाल लेंगे। तो हमें pOH पूछा ना कि pH, ध्यान देना एक स्टेप और आगे करना है, 14 माइनस 4.5 दैट इज़ 9.5। pOH क्या आ जाएगा 9.5। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrH2O6 Cl3 CrHCX2 एंड K2CrCN2 O2 O2 NH3 रिस्पेक्टिवली। ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं पहले ऑप्शंस को देखो, CrH2O6 Cl3 जिसका हमें निकालना होता है उसको क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो इसको x मान लिया। वाटर हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसका चार्ज कोई होता नहीं, 0 × 6 कर देंगे। क्लोरीन का -1 होता है, -1 × 3 कर देंगे, इजिकल टू 0 कर देंगे। उधर भेजेंगे तो x इजिकल टू +3, क्लोरीन का +3 आएगा। तो चारों ऑप्शन में है। नेक्स्ट आते हैं CrHC6H2, जैसे हमारा Cr है और C6H6 है बेंजीन। और बेंजीन हमारा न्यूट्रल है लिगेंड, तो इसका यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो x + 2 × 0 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 0 आ जाएगा। तो मतलब या तो ये दो ऑप्शन कट गए, ऑप्शन सी और डी बचे हुए। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, यही डिसाइड करेगा कि क्या होगा। K2CrCN2 O2 O2
NH3। प्रॉब्लम किसी में नहीं होगा, सब में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होगा। O2 और O2 का मतलब क्या है, तो O और 2 ये ऑक्साइड को दिखा रहा है और O2 दिखा रहा है परऑक्साइड को। अब पता है कि परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, मतलब O2 -2 होगा इस फॉर्म में, और यहाँ ऑक्सीजन जो होता है ऑक्साइड फॉर्म में -2 होगा। अब इसको निकालते हैं, इसका क्या हो जाएगा 2 × +1, क्रोमियम X निकालना है, और Cn का होगा 2 × -1 हो जाएगा, Cn का -1 होता है। ये ऑक्सीजन है तो -2 और है कितने 2 ऑक्साइड है, और O2 -2 रखेगा अपने पास, अमोनिया 0 = 0 कर देंगे, तो 2 + x - 2 - 4 -2 = 0, तो ये 2 से -2 चला जाएगा, और ये दोनों x - 6 हो जाएगा = 0, तो x = +6। ठीक है, इसको 0 नहीं माना, ये हमारा परऑक्साइड है और ये हमारा क्या है ऑक्साइड है। इस बेसिस पे ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बोल रहा है द पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग आइडेंटिकल शेप फॉर द मॉलिक्यूल। तो स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, सिंपली है। तो अगर HCF2 देखे और CO2 देखे तो दोनों हमारा लीनियर स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, HCF2 भी इस तरह बनता है और CO2 भी इसी तरह बनता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, 3 लोन पेयर होते हैं। अगर मैं HCF2 को अच्छे से बनाऊँ, अगर इसको एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन इसका इस तरह से होता है, HCF2 और लोन पेयर हमारा यहाँ होता है। और लोन पेयर हम शेप में, जब हम शेप देखते हैं तो लोन पेयर को काउंट नहीं करते, तो ये लीनियर है, दिस इज लीनियर। CO2 भी हमारा क्या होता है, लीनियर होता है। ऑप्शन तो हमारा ये हो गया शेप। अभी बाकी देख लेंगे कि क्या है। BF3 का अगर मैं बात करूँ तो BF3 हमारा होता है ट्राइगोनल प्लेनर शेप। और अगर PCl3 की बात करें तो PCl3 हमारा क्या हो जाएगा, PCl3 हमारा हो जाएगा पिरामिडल शेप। PF5 की बात करें तो PF5 हमारा क्या हो जाएगा, PF5 हमारा हो जाएगा, दिस इज़ आवर PF5। और ये हमारा IF5 का ये है कि अगर हमें बनाना पड़ेगा, दिस इज़ PF5, ये हमारा लीनियर, ये हमारा आ जाएगा प्लेनर पिरामिडल। PF5 की अगर मैं बात करूँगा तो TBP आ जाएगा शेप इसका। IF5 क्या आ जाएगा, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ये हमारा इसका शेप आ जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। CF4 क्या आ जाएगा हमारा, CF4 हमारा आ जाएगा टेट्राहेड्रल। SF4 हमारा क्या आ जाएगा, सीसॉ शेप आ जाएगा। SF4 क्या आ जाएगा, सीसॉ शेप। अब हमें देख लेना है, तो लीनियर प्लेनर पिरामिडल, TBP स्क्वायर पिरामिडल। अब देख लो, अब इसमें हमें क्या देखना है कि आइडेंटिकल शेप क्या है, ऑप्शन यही है, बाकी सब में डिफरेंट है। इसका प्लेनर पिरामिडल हो गया, इसका TBP स्क्वायर पिरामिडल, इसका टेट्राहेड्रल और सीसॉ, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करा एन ईथर इज मोर वोलेटाइल देन अल्कोहल हैविंग द सेम मॉलिकुलर फार्मूला, दिस इज, मतलब ईथर मोर वोलेटाइल मतलब जल्दी उड़ जाएगा एज कम्पेयर टू अल्कोहल। रीज़न क्या है, अल्कोहल में जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, वो भी किस तरह की पाई जाती है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें, अल्कोहल में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। अल्कोहल एवं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये कोई रीजन नहीं है स्टेबिलिटी का। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर में नहीं पाया जाता है, डाइपोलर कैरेक्टर ऑफ ईथर से नहीं। एक्चुअल में जो आंसर होगा स्टेबिलिटी का और लेस वोलेटिलिटी का अल्कोहल में वो होता है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो इसको स्टेबल करता है और लेस वोलेटाइल बनाता है एज कम्पेयर टू ईथर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन है। 4 हमारी स्पीसीज दी है, उसमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। तो स्ट्रक्चर बना के हम कंपेयर कर सकते हैं इजीली। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर याद हो तो BF3 हमारा इस तरह से बनता है, सॉरी दिस इज BF3। इसमें बॉन्ड एंगल क्या होता है, 120 डिग्री होता है। दूसरा हमारा है NH3, दिस इज NH3। और फिर हमारा क्या BF3 हो गया, NH3 हो गया, और SiH4, और एक हमारा क्या है H2S। तो अगर मैं ध्यान से देखो तो इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, इसमें जो ये परफेक्टली टेट्राहेड्रल होता है 109 डिग्री 20। एक लोन पेयर आने का बॉन्ड एंगल घट जाता है, वो हो जाता है एक्चुअल में 107 डिग्री, और ये करीब 92 डिग्री के आसपास होता है। तो सबसे ज़्यादा हमारा बॉन्ड एंगल कहाँ पाया जाता है, BF3, फिर SiH4, फिर NH3 और H2S। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एंगल का आइडिया होना चाहिए हमें। नेक्स्ट सवाल हमारा बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का सवाल है। क्या करा है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO इज 2.5 एंड NO+3 इज 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर दिस केस। तो पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो जैसे अगर NO का बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
स्टेबिलिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। हम बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं बताया तो बॉन्ड लेंथ को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जिसका बोलते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, जैसे NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना दिया हुआ है 2.5 और NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर दिया है 3, तो बॉन्ड लेंथ अब बताओ तुम किसका ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ NO का ज़्यादा होगा या बॉन्ड लेंथ? तो बॉन्ड लेंथ NO का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बॉन्ड लेंथ NO प्लस का। इसका हाई इसका लो। अब देख लो, बॉन्ड लेंथ इन NO प्लस इज़ ग्रेटर देन इन NO, ये आंसर मतलब बॉन्ड लेंथ इज NO प्लस का NO में ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ इन NO इज ग्रेटर देन NO प्लस। यहाँ से हम देख सकते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। बॉन्ड लेंथ NO का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू NO प्लस का, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल प्रेशर। डेल्टा एस फॉर दिस प्रोसेस इन जूल पर केल्विन पर मोल, LN2 और R की वैल्यू दी हुई है। तो सिंपल इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू NR/LN P1 अपॉन P2। तो इनिशियल प्रेशर अगर P1 है तो P2 क्या है, P2 1/2 होगा, P1 इजकल टू P2 इजकल टू P1/2 हो जाएगा। तो बस इसी फॉर्मूले रख देंगे, डेल्टा एस इजकल टू N की वैल्यू 1, R हमारा 8.314, LN P1/P2, तो P1 अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 8.314 मल्टीप्लाई बाई LN2। इसी को सॉल्व कर लेंगे, 8.314 मल्टीप्लाई बाई LN2 मतलब 0.693। इसी को सॉल्व करना है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5.76। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर, 5.76। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या करा है, एन आइडियल गैस एक्सपेंड इन वॉल्यूम फ्रॉम 1 × 10⁻³ टू 1 × 10⁻²। एक्सपेंड कर रहा है वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहा है। तो यहाँ से मैं क्या कर लूँ, V1 V2 की वैल्यू दे दिया है एट 300 केल्विन, तो मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में बोल सकता हूँ कि टेम्परेचर कांस्टेंट है एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 × 10⁻²। तो वर्क डन बताना है। तो वर्क डन निकालने का सिंपल एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, -P एक्सटर्नल V2 - V1। P एक्सटर्नल की वैल्यू दे ही दिया है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम हमारा मीटर में दिया है, आंसर जूल में आएगा ही आएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो 10⁻⁻5 और वॉल्यूम क्या है V2 बस V2 और V1 का कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है, V2 हमारा हो जाएगा 10⁻² V2, और V1 क्या हो जाएगा 10⁻³ मतलब 0.1 × 10⁻²। बस क्या कर देंगे 10⁻² माइनस 0.1 × 10⁻², क्या आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 × 10⁻² माइनस 10⁵ मल्टीप्लाई बाई, ठीक है 10 की पावर, और यहाँ पर इसको अगर करेंगे तो आ जाएगा 0.1 में से 0.1 हटाएंगे तो 0.9 × 10⁻²। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको ये प्लस बाहर माइनस है तो माइनस आ जाएगा 10⁵ और 10⁻² 10⁻3 माइनस 0.9 × 10⁻3, तो आ जाएगा -900। जूल किस में आएगा, जूल में। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, सी -900 जूल। सवाल हमारा करा है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक डाटा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H+0 दिया हुआ है, ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन दिया हुआ है, मुझे निकाला इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH-। अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH- एक्चुअल में हमें सोचना पड़ेगा कैसे आएगा। वो इस तरह से आएगा कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH- मतलब OH- बनेगा वो इन्हीं दोनों से मिलके ही बनेगा। अगर मैं देखूँ OH- इधर है इस साइड, तो एक्चुअल में OH- इस तरह बनेगा H2 + ½ O2 टू फॉर्म H+ + OH-। ये हमारा ये 1 मोल OH- बनेगा, ये हमारा इस रिएक्शन होगा। अब मुझे ये थर्ड रिएक्शन, ये फर्स्ट और सेकेंड रिएक्शन मान लेते हैं, इस थर्ड रिएक्शन को लाना है, मतलब OH- मुझे आना चाहिए। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH- किससे बनेगा, H2 और O2 से ही बनेगा एलिमेंटल मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और H+ और OH- इस तरह से बनेगा। और इसका तो हमें दिया हुआ है 0, तो मतलब हमें कुछ ना कुछ अब इन दोनों रिएक्शन का यूज करना है। अगर मुझे ये लाना है तो मुझे क्या करना होगा, मतलब H+ इस साइड में है, OH- इस साइड में है। ठीक है, और दोनों एक साइड में हमारे हैं, तो ये तो इसी साइड में रहना है, तो मतलब इसमें से इसको अगर माइनस कर दें, ठीक है, या प्लस कर देंगे तो H2 कट जाएगा, हाँ प्लस कर दे तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे तो हम वी गेट इक्वेशन थर्ड, हम इक्वेशन थर्ड को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, वी गॉट द इक्वेशन थर्ड।
ठीक है। अब इन दोनों को बस जोड़ना है, ठीक है, तो कर देते हैं। अगर इन दोनों को इक्वेशन करेंगे तो हमें इक्वेशन थर्ड मिल जाएगा, मतलब ये डिजायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो डेल्टा एच इस रिएक्शन के लिए मान लेते हैं डेल्टा H1 इसको डेल्टा H2 डेल्टा H3, तो डेल्टा H3 क्या हो जाएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, इसको ऐड कर देते हैं 57.32 माइनस का 286.2, सॉल्व कर देंगे आ जाएगा -228.88 किलो जूल हमारा आ जाएगा। ये तो हमारा आया H प्लस OH माइनस के दोनों के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, लेकिन इसका दिया हुआ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो भी है वो डेल्टा G फॉर्मेशन जो भी दिया हुआ वो 0 दिया हुआ है। तो डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ H प्लस 0 दिया हुआ है, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, जो आएगा वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस ही होगा। दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस, और वही हमें यहाँ -228.88 किलो जूल आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का है। क्वेश्चन क्या करा है, 12 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन 108 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ 0.1 द मॉलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो क्वेश्चन सॉल्व करना सिंपल है। फॉर्मूला तो ये लगेगा डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को वेट ऑफ सॉल्यूट W वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन ऊपर में चला जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला लगा देना है, सिंपल, ठीक है। अब आई की वैल्यू ने आई 1 होगा, अगर आई लिखा भी तो आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई सॉल्यूट के बारे में आइडिया नहीं है तो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही होगा। अब डेल्टा P अपॉन P0 की वैल्यू 0.1 दे दिया। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है हमारा 12 ग्राम। अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर है और उसका 108 और मोलर मास वाटर का 18 होता है, तो 18 6 जा 108 6 2 जा 12। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 डिवाइडेड बाई 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10 दोनों ऊपर नीचे कर देंगे, क्या आ जाएगा 20। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा 20। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू पुट कर देना। नेक्स्ट सवाल हमारा करा है 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर इज आइसोटोनिक विद 1% ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ अननोन सॉल्यूट द मोलर मास ऑफ द अननोन सॉल्यूट इज ग्राम पर मोल। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे ये हमें देखना है। तो सिंपल सा हमें क्या है, बोला है केन शुगर दे दिया है और वो किसके साथ आइसोटोनिक है, वो आइसोटोनिक है कोई अननोन सॉल्यूट के साथ है, और उस अननोन सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। अगर ये दोनों हमारा बराबर है तो क्या हम कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर π1 इज इक्वल टू π2, पाई ऑफ केन शुगर इज इक्वल टू पाई ऑफ अननोन सॉल्यूट, दिस इज केन शुगर, ठीक है। अब इसके लिए एक फार्मूला सिंपल सा है कि लगता है C1 RT इज इक्वल टू C2 RT, और ये तो हमारा सेम होगा, तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगा दोनों का। अगर आइसोटोनिक है, फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन ये हो सकता है, ये होगा। फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगा, सेम टेम्परेचर भी होगा। अब C1 इज इक्वल टू C2 के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो C1 कैसे निकालेंगे, C1 अगर हम निकालेंगे और C2 निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स वेट बाई मोलर मास कितना दिया है 5%, मतलब 5 ग्राम मान सकते हैं 100 ग्राम में। 5 बाई मोलर मास 342 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के बारे में क्या बोला है, मान लेते हैं कि नंबर वॉल्यूम में फिक्स ही होगा, कुछ 1 लीटर मान लेते हैं दोनों के लिए। तो यहाँ से आ जाएगा। और C2 के लिए क्या दिया हुआ है 1%, मतलब 1 डिवाइडेड बाई मोलर मास मल्टीप्लाई बाई जो भी है 1। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 342/5 आ जाएगा, और सॉल्व करने पे आ जाएगा 68.4। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अननोन सॉल्यूट क्या हो जाएगा 68.4। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा जो है वो कोलरास लॉ का सवाल है। बोल रहा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ लैम्डा नॉट NaOH लैम्डा नॉट HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इतना दिया हुआ है। हमें लैम्डा नॉट HOAC निकालना है। क्या हम एडिशनल वैल्यू कर दें, इन चारों में से कौन सी वैल्यू जोड़ दें कि हमें ये मिल जाए। तो पहले तो हमें इस आयंस को तोड़ना होगा, तब हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं तोड़ना। तो लैम्डा नॉट NaOH को अगर मैं लिखूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट OAC माइनस। कोई डाउट है नहीं, इसको हम लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। सेकंड लैम्डा नॉट ऑफ HCl की अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ये 2 दिया हुआ है। अब हमें इन दोनों से क्या वैल्यू निकाले, हमें निकालना है लैम्डा नॉट HOAC, मतलब हमें निकालना है लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा OAC माइनस निकालना है।
मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू में चाहिए, मतलब ये दोनों वैल्यू नहीं चाहिए तो ये वैल्यू को घटानी पड़ेगी। तो मतलब हमें एडिशनल वैल्यू जो इसमें हमें रिक्वायर्ड होगी वो होगी लैम्डा नॉट NaCl। अगर लैम्डा नॉट NaCl आ गया तो वो होगा लैम्डा नॉट Na प्लस और लैम्डा नॉट Cl माइनस। तो इन दोनों को प्लस करके फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देंगे और उसमें से थर्ड घटा देंगे। तो एडिशन ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड और उसमें क्या कर देंगे, थर्ड को माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट HOAC आ जाएगा। और ये हमारा एडिशनल वैल्यू क्या जो हम लोगों ने किया है वो है NaCl ऐड किया है, मतलब घटा दिया है। तो ये चाहिए, अगर हमें HOAC चाहिए तो एडिशनल वैल्यू NaCl होगा, लैम्डा नॉट NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बेस्ड ऑन द गिवन अबव स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन चारों में से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल एक कॉन्सेप्ट याद रख लेना कि सारी SRP वैल्यू दी हुई होनी चाहिए। तो SRP वैल्यू कब आती है, इलेक्ट्रॉन ऐड करके। तो यहाँ पर +3 इलेक्ट्रॉन ऐड करके आया है, यहाँ पर +6, यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करके, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ऐड करके, यहाँ मतलब सब SRP। अगर अब SRP वैल्यू दे दिया है तो E0 SRP वैल्यू जितनी ज़्यादा निगेटिव होती है उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और E0 SRP वैल्यू जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगी वो उतना स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो देख लो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू किस में होगी, ये वाले में होगी, और सारी SRP वैल्यू दी हुई है। SRP वैल्यू कैसे पता चलता है कि जितना मतलब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जैसे मेटल है तो मेटल अगर N+ है तो N इलेक्ट्रॉन करके M बना दिया, ठीक है, या N1+ में है तो N इलेक्ट्रॉन करके इसको N2+ में बना दिया। तो क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये सारी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज भी दी हुई है। अब जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A2 प्रोडक्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A चेंजेस फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.025 मोलर इन 40 मिनट। द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A 0.01 मोलर इच। ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन को करना है। तो इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा किस फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो फॉर्मूला तो एक ही चीज़ पता है कि K, क्या यहाँ K दिया हुआ मतलब K निकालना होगा, ठीक है। और अगर रिएक्शन इस तरह से है, मतलब अगर मैं इसके लिए लिखूँ, हमारे पास एग्जैक्टली क्या है, A से प्रोडक्ट भी है। अगर मुझे इसके लिए रेट लिखना होगा, फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट कांस्टेंट इनटू A लिख दूंगा, और फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 हो जाएगा। इतना क्लियर। अब मुझे क्या करना है, बोला है द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A 0.1 मोलर, तो ये K इंटू 0.01 हो जाएगा। ये हमें बताना, यही हमें रेट निकालना है, ठीक है। अब इसके लिए हमें बस कुल मिला के K निकालना है जो डाटा दिया उनसे। अब उनसे K कैसे निकालेंगे, तो K का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए पता ही होता है। K क्या होता है, 2.303/T log A0/80, ठीक है, ये होता है। तो 2.303/T, टाइम कितना है 40 मिनट्स हो जाएगा, log A0 कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.1, और टाइम T के बाद क्या है 40 मिनट के बाद 0.025 हो गया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये चेंजेस फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.025। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। अब इसको सॉल्व करना है तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2.303/40 और इसको करेंगे तो ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, तो log 4 आ जाएगा। तो 2.303/40 मल्टीप्लाई बाई इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 के log बेस 10 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 2.303/40 मल्टीप्लाई बाई 2 log 2, मतलब 2.303/40 2 log 2 की वैल्यू 0.693। इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ रहा है 3.47 × 10⁻²। अब ये वैल्यू जाकर यहाँ पटक देंगे तो 3.47 × 10⁻² मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। तो आंसर क्या आ जाएगा 3.47 × 10⁻⁴ मोल पर मिनट। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3.47 × 10⁻⁴। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज 6.93 मिनट। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज। तो सिंपली हमें क्या करना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट अप्लाई करना होगा। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, K = 2.303/T log A0/80। तो 2.303 टाइम की वैल्यू दिया है 6.93, और हाफ लाइफ, सॉरी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये हाफ लाइफ दिया हुआ है। तो हाफ लाइफ क्या होता है, क्वेश्चन को फिर से, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द, मतलब T हाफ हमें दे दिया 6.93 मिनट, और हमें बोला T 99% के लिए टाइम कितना वो बताओ, ठीक है।
तो अगर टी हाफ दे दिया तो टी हाफ से क्या हम के निकाल सकते हैं? हाँ, के इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, और वो क्या है 6.93। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 मिनट इन्वर्स आ जाएगा। अब हम मैं अप्लाई कर दूँ तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ई टी। 2.303 के की वैल्यू क्या है 1/10 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा लॉग बेस 10 ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो भी हो, और 99% हो जाएगा तो बचेगा 1%, तो ए नॉट और ये आ जाएगा ए नॉट बाई 100, तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 2.303 मल्टीप्लाई बाई 10 लॉग बेस 10 टू द पावर 2, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2 लॉग बेस 10, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आ जाएगा मल्टीप्लाई करने 46.06 मिनट्स। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज। तो HF, HCl, HBr, HI। तो बॉन्ड लेंथ के हिसाब से सोच लेंगे, इसका बॉन्ड बड़ा होगा, अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये होगा तो था बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अगर मैं बात करूँ इन सब की HX बॉन्ड की, तो इसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये होगा, दिस इज द बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। तो बॉन्ड बड़ा होगा तो स्टेबल कम हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, HF, HCl, HBr और HI। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैंगनेट एंड परमैंगनेट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, बताना इसमें क्या होगा। पहले मैंगनेट और परमैंगनेट बना लें। तो मैंगनेट ये होता है MnO6 -2 और ये होता है MnO4 -2। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। अब हमें देखना क्या है, अगर इसमें कॉन्फ़िगरेशन इसका निकालें तो ये आ जाएगा Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 या Mn का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज D1 कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज D0 कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में पता चल गया मैंगनेट परमैंगनेट का। अब हमें कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन। तो पहले तो अगर इसकी बात करें तो अगर मैं बोलूँ तो अगर मैं ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये भी टेट्राहेड्रल होगा, ये भी टेट्राहेड्रल होगा, यहाँ भी p/d बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का p और मैग्नीज का d। तो p/d बॉन्डिंग यहाँ होगी, यहाँ भी p/d बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अगर कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये होता है हमारा ग्रीन इन कलर और ये हमारा होता है पर्पल इन कलर। ठीक है, अगर इसकी बात करूँ तो D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और यहाँ D2 कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या होगा, D0 कॉन्फ़िगरेशन तो डायामैग्नेटिक होगा। अब इसी बेसिस के इन्फॉर्मेशन पे इसको देख लेते हैं। क्या बोला है, मैंगनेट एंड परमैंगनेट आयंस आर टेट्राहेड्रल। हाँ, टेट्राहेड्रल है, ये ऑप्शन सही है। इन मैंगनेट एंड पैरामैंगनेट आयन द पाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बाय ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। हाँ, इसका p ऑर्बिटल इसका d ऑर्बिटल दोनों में, तो ये बात भी सही है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। मैंगनेट एंड परमैंगनेट आयरन पैरामैग्नेटिक नहीं, मैंगनेट तो पैरामैग्नेटिक होता है लेकिन परमैंगनेट डायामैग्नेटिक होता है, ये गलत हो गया। मैंगनेट डाइज इन ग्रीन इन कलर, हाँ, और परमैंगनेट पर्पल इन कलर, ये भी इन्फॉर्मेशन सही है, ये भी सही है, लेकिन हमें बताना है कौन सा गलत इन्फॉर्मेशन, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करा है मिस्क मेटल इज एन अलॉय कंसिस्टिंग मेनली, जो मिस्क मेटल होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो मेनली लेंथेनाइड से मिलकर। तो जो मिस्क मेटल होता है उसमें क्या होता है, लेंथेनाइड मेटल्स जितने भी होते हैं वो 95% होते हैं मेनली। आयरन होता है उसमें अराउंड 4% 4.5% और 0.5% के अराउंड हमारे सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्युमिनियम ये ट्रेसेस अमाउंट में होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारा होता है लेंथेनाइड मेटल, एक्टिनाइड ये सब नहीं होंगे, ओनली लेंथेनाइड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या करा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ थोरियम इन, ये हमारा दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे, देख लेंगे इसमें। तो ये हमारा बाइडेंटेन लिगेंड होता है, तो डेंटिसिटी इसकी 2 मल्टीप्लाई बाय और कितने हैं 4 प्लस यहाँ डेंटिसिटी 1 और मल्टीप्लाई बाय 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला होता है डेंटिसिटी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लिगेंड। तो अगर वो बाइडेंटेंट है तो डेंटिसिटी 2 हो जाएगी, तो जैसे ऑक्सिलेट है बाइडेंटेंट है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लिगेंड।
तो 2 4 जा 8 + 2 क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 10। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है मैच द कॉलम विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंजाइम। तो इसमें हमें पता होना चाहिए, जैसे हमें आइडिया होना चाहिए, जैसे कोबाल्ट है तो वो विटामिन B12 में यूज होता है। जिंक है तो जिंक हमारा हो जाएगा जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेज। रोहेडियम विंकल्सन कैटलिस्ट में यूज होता है, और मैग्नीशियम क्लोरोफिल। तो अब ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए की ऑप्शन में, और सी का फर्स्ट, डी का सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से और मैच द कॉलम के क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। दिस इज इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द कॉम्प्लेक्स दैट हैज हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। CFSC किसकी ज़्यादा होगी? तो हम बोलते थे कि जिसकी डेल्टा नॉट की वैल्यू मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, अगर लिगेंड का बिहेवियर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो CFSC ज़्यादा हो जाएगी। CFSC निकालते भी थे हम। तो हमें क्या करना है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो सबसे ज़्यादा यहीं पर है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इसकी CFSC ज़्यादा हो सकती है। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बेस्ट तरीका है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें सारे का। तो यहाँ कोबाल्ट का निकालेंगे तो +3 आएगा, यहाँ कोबाल्ट का निकालेंगे तो +2 आएगा, यहाँ कोबाल्ट का निकालेंगे तो प्लस, अगर मैं निकालूँ तो -1 माइनस, यहाँ भी +3 आएगा, और यहाँ पर हमारा कोबाल्ट का यहाँ भी +3 आएगा। तो अगर इन सब में बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर मैं बात करूँ तो CN में होगा, तो इसकी CFSC ज़्यादा होने वाली। बाकी सब में वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट भी लग जाएगा, लेकिन यहाँ सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CN 6 हो के 6 हो तो इसकी CFSC सबसे ज़्यादा आने वाली है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा बोल रहा है Mn2CO10 इज ऑर्नोमेटेलिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो ऑर्नोमेटेलिक के रीजन क्या होगा, हमें इसका आंसर बताना। पहले तो हमें Mn2CO10 का स्ट्रक्चर बताना होगा, ठीक है। अगर Mn2CO10 का स्ट्रक्चर बताएं तो इस तरह से बनता है Mn CO, 5 CO रहेंगे एक मेटल पे, ये हमारा Mn2CO2। लेकिन जो हमारा ऑर्नोमेटेलिक है, तो ऑर्नोमेटेलिक बोलते हैं मेटल और कार्बन का जहाँ बॉन्ड दिख जाए। तो मेटल और कार्बन मतलब मैग्नीज और कार्बन का जहाँ बॉन्ड होगा, मेटल यहाँ मैग्नीज है, वो उसके कारण वो ऑर्नोमेटेलिक कंपाउंड होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज कार्बन बॉन्ड। मेटल प्लस कार्बन के बॉन्ड को ऑर्नोमेटेलिक कंपाउंड क्या बोलते हैं? मेटल कार्बन के बॉन्ड को। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है। बोल रहा है द डिस्टिलेशन टेक्निक मोस्ट सूटेड फॉर द सेपरेटिंग ग्लिसरॉल फ्रॉम पेंटवानाइन इन द सोप इंडस्ट्री। तो इसके लिए सिंपल है कि हमें NCERT की लाइन पढ़ी होनी चाहिए, और इसमें पता होना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट लगता है वो लगता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर को हम सेपरेटिंग ग्लिसरॉल फ्रॉम पेंट इंडस्ट्री, इस तरह से हम सोप इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर इज़ द करेक्ट आंसर, ये हमें पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड में क्या रिलेशन होता है। तो हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मैलिक एसिड इस तरह से बनता है, सिस फॉर्म होता है, जैसे इथीन है वहाँ हाइड्रोजनों को हटा के COH आ गया, उसको मैलिक एसिड बोलते हैं। और ये किस फॉर्म में होता है? सीस फॉर्म में होता है, सिस फॉर्म। और अगर मैं फ्यूमेरिक एसिड की बात करूँगा तो यहाँ पर बस क्या आ जाएगा, ट्रांस फॉर्म में COH ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। और दोनों आपस में क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्शन ये सीस ट्रांस कॉन्सेप्ट आ गया ना, सीस और ट्रांस, तो वहाँ क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द IPC नेम ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो इज। इसका IPC नेम बताना है। तो सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो वहाँ से करना पसंद करेंगे। नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3, लेकिन अब जब नाम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। तो भले ब्रोमो और क्लोरो में पहले कौन आएगा? ब्रोमो। तो क्या आ जाएगा? 3 ब्रोमो और 1 क्लोरो, और हेक्स 1 इन लिख सकते हैं, या हेक्स इन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइक्लो हेक्सिन 3 ब्रोमो 2 मतलब 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, साइक्लोहेक्सिन। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर। 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन है। 3 पोजीशन में ब्रोमो है, 1 पोजीशन पे क्लोरो, साइक्लोहेक्सिन। तो साइक्लोहेक्स 1 इन भी लिख सकते थे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है इनमें से कौन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। एरोमेटिक की क्या कंडीशन होते चाहिए? साइक्लिक होने चाहिए,
और फिर उसके बाद उसमें रेजोनेंस होना चाहिए, कंप्लीट रेजोनेंस। और हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, और हक्कल पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए, हक्कल इलेक्ट्रॉन रूल को, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ n की वैल्यू 0 1 2 3 ... अब यहाँ n, अब इसी बेसिस पे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ये है तो यहाँ ये हमारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज आ गया, दिस कार्बन, ये तो नहीं होने वाला है। अब इसमें बात करेंगे तो बेंजीन है, ये एरोमेटिक होता है, ये साइक्लिक है, कंजुगेशन है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक होगा, यहाँ भी साइक्लिक है, कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, और अब हक्कल पाई इलेक्ट्रॉन में यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के कारण, एक नेगेटिव चार्ज भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 0 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो साइक्लिक कंजुगेशन sp2 है, लेकिन क्या हो जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, ये एंटी एरोमेटिक होगा, तो बी एंड सी ही एरोमेटिक होगा, ओनली बी एंड सी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन में क्या करा दिया गया, फर्स्ट Br2Fe डाल के हीट कर दिया गया, तो ब्रोमिनेशन बन जाएगा, बेंजीन से क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है, ब्रोमो बेंजीन बन गया। अब इसी ब्रोमो बेंजीन में मैग्नीशियम ड्राई ईथर ऐड कर दिया गया, तो क्या बन जाएगा, जिग्नार्ड रिएजेंट RMGX टाइप का बन जाएगा, फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इस टाइप का कुछ बन जाएगा। अब इसमें फिर CH3OH प्रोटॉन का सोर्स डाल दिया है, तो प्रोटॉन का सोर्स क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज होगा, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेंजीन ही बन जाएगा, हाइड्रोजन ही जुड़ेगा यहाँ पे, और क्या होगा, इसका हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ बन जाएगा Mg के साथ OCH3 और MgOH OCH3 और यहाँ XBr बन जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा ये भी रिएक्शन बेस्ड प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट के क्या बनेगा, 3 रिएक्शन करवाया है, तो यहाँ भी रिएक्शन सिंपल ही है, हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्रोमोबेंजीन है, इसमें मैग्नीशियम ईथर डाल दिया है, तो मैग्नीशियम ईथर क्या करेगा, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह बना देगा, MgBr हो जाएगा। फिर हमें इसमें क्या दिया हुआ है, CO2 और H+ दे दिया है, CO2 H+ क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज इस CO2 पर अटैक करेगा, ये बन जाएगा यहाँ पे COO- और फिर H+ लिख के ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा, इतना करने पर बेंजोइक एसिड बन गया। अब क्या NH3 दे दिया, NH3 अमोनिया दे दिया, अमोनिया अटैक करके इसको बेंजामाइड बना देगा, क्या बना देगा, बेंजामाइड, CONH2 बना देगा, बेंजामाइड। अब फिर हमें क्या कर दिया है, Br2NaOH हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करा के इसको क्या बना देंगे, इसको बना देंगे एनिलीन, क्या बना देंगे, डिग्रेडेशन हो जाएगा और एनिलीन बन जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो बेंजीन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बढ़ेगी, +M +H +I ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा, बेंजीन मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा, बेंजीन बिकम मोर न्यूक्लियोफिलिक, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी मतलब, और मोर न्यूक्लियोफिलिक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर प्रोनाउंस्ड होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। बेंजीन पे कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, अगर बेंजीन पे अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी तो वो कैसे घटेगी, वो -M -H और -I ग्रुप, इस पर -M -H एंड -I ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएंगे और ये हमारा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब इन चारों क्वेश्चंस के अगर हमें कैसे अप्रोच करना है, सिंपली हमें क्या करना होगा, देखना होगा इफेक्ट देखना होगा, यहाँ हाइड्रोजन है तो नो इफेक्ट होगा, CH3 यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन +H से ज़्यादा लगाएगा, यहाँ Cl का ओवरऑल -I इफेक्ट काउंट होगा, और NO2 का -M ग्रुप। अगर ये +M +H +I ये ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का, -M -H -I ये ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाने का। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कौन बढ़ाएगा, यहाँ पर +M तो है नहीं, +H वाला ही होगा, तो B सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद A कोई इफेक्ट नहीं लगेगा, C और D घटाएंगे, C और D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएंगे, तो B A C D, और यही ऑर्डर जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर है, और यही हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी स्लो हो जाएगा, तो ऑर्डर ये होगा B A C D, तो ऑप्शन हमारा D इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा
ईथर का HI के साथ रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन को मैं तोड़ूँ तो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहले अप्रोच क्या होगा, H+ आएगा, इस पर अटैक करेगा, ठीक है। अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा, अटैक करेगा तो ये बन जाएगा OH पॉजिटिव, और यहाँ पे CH3 CH3 CH3, ठीक, ये हमारा बन जाएगा। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इसको रिमूव करना है। अगर मैं रिमूव करूँगा तो यहाँ पर हमारा दो तरीके से रिमूव हो सकता है। अगर मैं A और B बॉन्ड बन रहा हूँ तो अगर यहाँ पर दो तरीके से रिमूव हो सकता है कि एक एरो इधर की तरफ रिमूव हो जाए और एक इधर की तरफ। मतलब अगर मैं बोलूँ तो क्या क्या हो सकता है, अगर A से बॉन्ड टूटेगा तो कार्बोकटायन यहाँ बनेगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा अल्कोहल बन जाएगा, CH3OH। अगर मैं देखूं तो ये और दूसरा क्या हो सकता है, एक ये कि ये यहाँ पर OH में टूट जाए और ये हमारे पास CH3 पॉजिटिव बन जाए। अब यहाँ पर देखें कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी, तो यहाँ देखेंगे 4 अल्फा H है और यहाँ पर 9 अल्फा H है, तो ये कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल है तो ये मेजॉरली बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, I- जगह इसको अटैक कर देगा तो ये बन क्या जाएगा, ये तो रहेगा ही रहेगा साइक्लोहेक्सेनॉल जो भी हमारा है, और हमारा ये आ जाएगा CH3 और इसके साथ I जुड़ जाएगा। ये क्यों बनेगा, ये बनेगा लेकिन माइनर होगा, दिस इज माइनर, यहाँ पे I जुड़ के माइनर हो जाएगा, एंड दिस वन इज़ मेजर प्रोडक्ट। तो ऑप्शन यहाँ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4, D का 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फेनोलिक ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फेनोलिक ग्रुप, इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। तो इसको मैं आइडेंटिफाई करना है तो कौन कौन सा टेस्ट, तो अगर मैं बात करूँ कार्बिलामाइन टेस्ट के लिए, तो कार्बिलामाइन टेस्ट किसके लिए यूज होता है, ये होता है प्राइमरी एमाइन का आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एमाइंस। दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टॉलन टेस्ट किसके लिए होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड के लिए। दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। लूकस टेस्ट किसके लिए होता है, वो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और थेलिन डाइट टेस्ट किसके लिए होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स। जो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेनॉल, तो ये सब तीनों तो हमें आइडिया था ही, बस यही ना नहीं था तो यही हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेनॉल के लिए यूज होता है थेलिन डाइट टेस्ट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये रिएक्शन हमारा है CHO और CH2OH। दिस इज़ द रिएक्शन, हमारे पास बेंजाल्डिहाइड है और CH2OH है, और इसमें NaOH और H3O+ का रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बात करूँ तो NaOH है H3O+ है, तो अगर मैं बात करूँ तो दोनों क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो अगर मैं बात करूँ, एक तो अगर इस रिएक्शन का नाम बोलूँ तो इसको बोलते हैं क्या, बेंजाल्डिहाइड है और अल्फा हाइड्रोजन है नहीं कार्बोनिल सिस्टम पे, तो क्या करेगा, ये काइनेजारो रिएक्शन करेगा। तो एल्डिहाइड का एक में ऑक्सीडेशन होगा, एक में रिडक्शन होगा। मान लेते हैं पहले में रिडक्शन हो गया, CH2OH बन गया, ये तो रहेगा ही वही, और दूसरे में क्या होगा, CHO बदल जाएगा, COH में बदल जाएगा, ये CH2OH रहेगा। अब इस जो ये प्रोडक्ट बना है इसी के हिसाब से ऑप्शन देखना है। कंपाउंड विद बोथ अल्कोहल एंड एसिड फंक्शनल ग्रुप, बोथ अल्कोहल एंड एसिड फंक्शनल ग्रुप बोला, इनमें से कौन सा फॉर्म नहीं होगा, हाँ बोथ अल्कोहल एंड एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो ये ऑप्शन तो ठीक लग रहा है। ऑप्शन बी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड वाला भी एक है। क्या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है किसी में, नहीं, डाई अल्कोहल है, डाईओल है, लेकिन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। इनमें से बोला कौन सा नहीं बनेगा, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ही नहीं बन रहा है किसी कंपाउंड में, ठीक है। दिस इज एस्पिरिन कंपाउंड OCO-CH3COH, हम लोग इसका फॉर्मेशन करते थे। ये किसके लिए यूज होता है, ये दिस इज यूज फॉर एनालिजेसिक्स, ठीक है, एनालिजेसिक इज द आंसर। तो बस ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट करा टिस्कैनको रिएक्शन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, तो जो टिस्कैनको रिएक्शन है वो मॉडिफिकेशन है किसका, कानिजारो रिएक्शन का। ये हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी पार्ट में, तो ये इन्फॉर्मेशन बस याद होना चाहिए। टिस्कैनको रिएक्शन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ कानिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा है कंप्लीट रिडक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विथ जिंक HCl। तो डाइजोनियम क्लोराइड हमारे पास है और N2+Cl- और इसको हम जिंक HCl से ट्रीट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जब हम इसको जिंक प्लस HCl से ट्रीट कराते हैं तो ये मिलता है हमारे पास एनिलीन। क्या मिलता है, एनिलीन। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा बेसिसिटी का सवाल है। तो बेसिसिटी में नाइट्रोजन का दो चीज़ देखेंगे, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर और दूसरा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं,
क्या हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर, अगर हमारा sp3 नाइट्रोजन है तो ज़्यादा होगा, मोर बेसिक होगा एज कम्पेयर टू sp2। sp3 नाइट्रोजन इज मोर बेसिक देन sp2 नाइट्रोजन, वो लेस बेसिक हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो sp3 ये दोनों है तो फर्स्ट थर्ड तो ज़्यादा होंगे। अब सेकेंड और फोर्थ में ये sp2 है और ये भी sp2 है, लेकिन ये लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है सेकेंड वाला, और ये है क्या, डी लोकलाइज, तो फोर्थ वाला लास्ट में आएगा। ठीक है, फोर्थ वाला लास्ट दो ऑप्शन में है। अब सबसे ज़्यादा क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा ना कि सेकेंड वाला, तो फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ। क्यों ऐसा हुआ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेलुलोज गिव, तो ये भी इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम सेलुलोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें डी ग्लूकोज मिलता है, तो डी ग्लूकोज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इसी बेसिस पे हमारी नीट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमें क्वेश्चंस को 45 मिनट में, नीट के पेपर जब हम अटैम्प्ट कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि 45 मिनट में क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है, और क्वेश्चन ईजी ही आएंगे, इसी बेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन हमें एक्यूरेसी के साथ और पूरे के पूरे 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स स्कोर करने को देखना है। ओके, थैंक यू।